Hello, good morning everyone. Screen और sound proper आ रहा होगा आपके लिए, so we can proceed. Okay, last class में आपको वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन के बारे में बताया करते एज अ फिनोमेना के बारे में. फिनोमेना के बारे में आपने देखा था, लाइट बेंड हो जाता है किसी एज पर या फिर स्मॉल पार्टिकल पर या ओपनिंग पर. सो इस पर जो अपन को फोकस करना था, दैट वाज फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. कई सारे आपके कंसर्न्स थे, होपफुली काफी रिजॉल्व हो गए होंगे, और इफ दे आर स्टिल वी कैन टॉक अबाउट. फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को अचीव करने के लिए यू नीड टू प्लेस द सोर्स at a distance infinite for the light ray from the diffracting element. और उसके लिए आपको आइडिया लगा कि यहाँ पर हम एक लेंस लगा देते हैं, और लेंस लगाने से वी विल अचीविंग infinite separation, some sort of this. Then we find कि लाइट रेज जो आ रहा है यहाँ से spherical wave front के फॉर्म में जाएगा, जिसको मैं रे डायग्राम में दिखा रहा हूँ. Then after it will be moving in a planar wave front, that is parallel beam of light. Furthermore, you can have a lens over here. और उसके बाद यहाँ पर जो लाइट रेज ये फाइनली ये लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे. अरेंजमेंट इस तरह से बनाना है कि ये जो स्क्रीन है वो फोकल प्लेन पे लाई करें. आइडिया वुड बी कि these there are going to be several many points which will be having like independent point source, और इन्हीं इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट्स बनेंगे और वेव फ्रंट वहां पर जाएंगे. इधर की लाइट रे अगर आप देखोगे, सो दे विल लाइट रे विल बी मूविंग लाइक दिस और समवेयर दिस, ऐसा. ये जो सेंट्रल वाली होगी वो अनडेविएटेड होगी. सो जो हम लोग थीटा यूज करते हैं रेफरेंस के लिए, वो ये यूज करते हैं. ये ओ हो गया. सो अगर ये थीटा एंगल पर फॉल हो रहा है, इसका मतलब ये एंगल थीटा बन रहा होगा. एंड दिस इज गोइंग टू द फोकल इन बिकॉज दिस इज अ फोकल प्लेन. दिस इज वाई, दिस इज पी पॉइंट. नाउ यू कैन रिलेट थीटा विथ वाई. थीटा को हम लोग एंगुलर पोजीशन कहते हैं. थीटा इज एंगुलर पोजीशन ऑफ वाई और पी. अगर हम दो लोकेशंस लेंगे तो उनके लोकेशंस के डिफरेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो डेल्टा थीटा विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कई बार वो आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, और अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो वाई लिख सकते हैं. सो लीनियर डिस्टेंस कैन बी रिटन एज एफ थीटा, और f is going to be equal to the separation between the slit or this screen plane. ये सारा कुछ लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. ये सेटअप फिर से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड यू नीड टू रिमेम्बर इट. डायरेक्टली पूछेगा कि एंगुलर लोकेशन बताइए, एंगुलर पोजीशन बताइए, सो हम थीटा बता देंगे. ये डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है और ये सोर्स है. इनफैक्ट आपने यहाँ पी पॉइंट की इंटेंसिटी भी निकाली हुई थी. तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आया था, या बताया गया था, आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर जैसा, जहाँ पर बीटा की वैल्यू कुछ पाई बी साइन थीटा बाई लेमडा रहा होगा, जहाँ पर बी इसका वेट थे.
स्लिट विड्थ है, स्मॉल बी, बीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। यूजिंग दिस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है। सो आई ओ इज बेसिकली द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन दिस सेंट्रल पॉइंट। तो इसी को हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं। और इसके अलावा इसका एक स्क्रीन में वो जो इंटेंसिटी का पैटर्न है वो भी बना के बताया था, तो आगे मैं बताता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई कंसर्न है, कोई पार्ट रिवाइज करना है तो बोल सकते हो। ये फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको इसके डिटेल्स पता होना बहुत जरूरी है। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। आपको मिनिमा के बारे में बताया गया था, लोकेशन ऑफ मिनिमा। सो मिनिमास कहाँ पर फॉर्म होते हैं? मिनिमास की कैलकुलेशन यू स्टार्टेड लाइक कि आई की वैल्यू 0 करना है, तो बीटा की वैल्यू आपको मिला था n पाई, where n belongs to integer family except 0। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अगर बीटा की वैल्यू n पाई होगी, जहां पर n इंटीजर है, i फॉर इंटीजर, और n 0 एक्सेप्टेड नहीं होगा, आपको पता है n इक्वल टू 0 में सेंट्रल मैक्सिमम होता है। जब इसने आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, साइन थीटा विच इज बेसिकली थीटा विच इज बेसिकली इक्वल टू लेम्डा बाई, हाउ टू राइट, लेम्डा बाई बी। सो बीटा की वैल्यू जब आप ये प्लेस कर दोगे तो लेम्डा बाई बी बन जाएगा। इज गोइंग टू बी लेम्डा बाई बी प्लस माइनस 2 लेम्डा बाई बी plus minus 3 lambda by b. These are the locations, angular positions, theta. That means angular position. That means ये एंगल, और उन एंगल्स पर क्या बन रहा है पी पॉइंट पर वो बता रहा है। इन थीटास पर आपको मिनिमाज मिलते हैं। That's quite important. इसके बाद आपसे पूछेगा कि इसका पिक्चर कैसे दिखता है, तो आप इसको ग्राफ में प्लॉट करके बता देंगे। लेट्स से कि ये हमने एक्सिस लिया है जिसको स्क्रीन बोल रहे हैं, तो स्क्रीन को इस बार हॉरिजॉन्टल दिखा दिया है, और ये इंटेंसिटी है, बेसिकली ग्राफ जैसा प्लॉट किया जा रहा है। सिंस ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको हम थीटा के टर्म में डिनोट कर सकते हैं, साइन थीटा के टर्म में डिनोट कर सकते हैं। सिंस थीटा साइन थीटा बराबर होने वाला है तो थीटा ले लिया। ग्राफ कैसा दिखता है लास्ट क्लास में प्लॉट किया था, एक बार फिर से प्लॉट कर देता हूँ। ये जो ओ पॉइंट होने वाला है ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आती है, और फिर इसके बाद में जहां पर ये लैंड करता है वहां पर इंटेंसिटी 0 हो जाती है। then another maxima, some sort of this, exactly similar on the other side, and this maxima's strength decreases, means brightness decreases, some sort of this, symmetrical होता है, ये properly आप बना सकते हो। why DSC से different है, you can observe what are the differences, वो काफी क्वेश्चन बनते हैं उसके। तो ये जो इंटेंसिटी है इसको हम आई नॉट बोलते हैं, और ये थीटा के टर्म्स में है या साइन थीटा के टर्म में, कई बार वो साइन थीटा भी यूज करेगा तो हम लोग साइन थीटा को भी यूज कर लेंगे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यूज हैं, ये थीटा की रफली वैल्यूज है। सो यू विल फाइंड कि ये जो वैल्यू है दैट हैज टू बी लेम्डा बाई बी, पहला है, और माइनस का मतलब ये वाला माइनस लेम्डा बाई बी। सेकेंड मिनिमा इज दिस विच इज 2 लेम्डा बाई बी, second minima this side is this minus 2 lambda by b. Third minima is going to be this which is 3 lambda by b, and this side it is going to be minus 3 lambda by b, and it will move on। आप पाओगे कि इंटेंसिटी गिरती जाती है, स्लो होती जाती है, कम होती जाती है, और आफ्टर फ्यू मैक्सिमास फिर वो विजिबल नहीं रहता है, सब डार्क जैसा लगता है, क्योंकि मैक्सिमास की इंटेंसिटी कम हो जाती है। जबकि वाईडीएससी में क्या होता था, हर मैक्सिमा सेम इंटेंसिटी का होता था, ब्राइटनेस ज्यादा रहती थी, तो इसलिए लास्ट मैक्सिमा भी हमको उतना ही ब्राइट दिखता था जितना सेंट्रल दिखता था। यहाँ पर सेंट्रल विल बी ऑफ मोर ब्राइटनेस और मैक्सिमम ब्राइटनेस यू कैन कॉल इट। ये जो गैप है
ये सेंट्रल फ्रिंज कहलाता है। और आप ऐसा बोल सकते हो कि सेंट्रल मैक्सिमा का रेंज है, यहाँ से यहाँ तक सेंट्रल मैक्सिमा होता है। तो डार्क से लेकर के इस डार्क के बीच का जो रहता है वो सेंट्रल मैक्सिमा है। सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। नॉमेनक्लेचर इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें हम सीबीएफ बोला करते थे, इसको बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा। ये भी हमारे लिए फर्स्ट मैक्सिमा है। एंड देन सिमिलरली सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा एंड सो ऑन। मिनिमास की भी काउंटिंग, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। कॉपी कर लीजिए। दिस इज सेकंड मिन, दिस इज थर्ड मिन एंड सो ऑन। बोथ साइड भी ये लैंग्वेज चलती है। आपने कुछ लिखा तो मैं पढ़ लेता हूँ। फ्रॉनहोफर में दोनों डिस्टेंसेस शुड बी इन्फिनिटी, सो व्हाई डू वी राइट एफ एंड डी। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये देखो एफ क्या होता है, ये इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, इसको एक्सपेरिमेंट करो। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको लेबोरेटरीज पे परफॉर्म किया जाता है। तो हम इसको इनफाइनाइट नहीं रखेंगे। सपोज कर एक लाइट सोर्स, आपने एक बल्ब लगाया है अपने रूम में या फिर लेबोरेटरी के रूम में, और उसके बाद स्क्रीन आपने इनफाइनाइट बोले तो लाइक 2-3 किलोमीटर दूर या 4 किलोमीटर और समथिंग लाइक, तो उसका ब्राइटनेस वहां जाएगा ही नहीं, वो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस ही नहीं हो पाएगा। सो बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है कि लाइट को इनफाइनाइट ट्रैवल कराना है। डिस्टेंस हमारी फाइनाइट होगी चलेगी, और हम लेंस लगा करके लाइट को इनफाइनाइट ट्रैवल करा रहे हैं। सो लेंस मेक्स अ लाइट टू ट्रैवल इनफाइनाइट। और फिर ये डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस है, इसको तो हम मेजर कर ही पाएंगे। इसका सिर्फ रोल इस पर्पस के लिए कि हम अगर वाई के टर्म में बात करना चाहें, स्क्रीन में लोकेशंस को वाई के टर्म में, तो ये यूज करेंगे। और अदरवाइज इसीलिए क्या होता है कि अधिकतर ये सारी चीजें किसके टर्म में बात हो रही होती है, थीटा के टर्म में। थीटा के लिए फिर ये मैटर नहीं करेगा कि आपने ये कितना डिस्टेंस लिया है, वो तो एंगुलर पोजीशन है। सो जो इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट है वो इस लेंस के साथ इन्वॉल्व है, और लेंस ने लाइट को इनफाइनाइट ट्रैवल करा दिया है। इनफाइनाइट ट्रैवल करने का मतलब है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग से पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाना, या फिर अदरवाइज। तो इसने पैरेलल बीम ऑफ लाइट से कन्वर्जिंग किया है और इसने डाइवर्जिंग से पैरेलल किया है, सो दोनों इनफाइनाइट ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप ये लेंसेज हटा देंगे तो ये फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन बन जाएगा। Can I please derive the formula beta and intensity? Yes, we can derive that formula. शॉर्टकट में भी और लॉन्ग कट में, डिटेल में भी। डिटेल में अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, तो उसके लिए हमको सारी वेव इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी और उसके साथ उनको एडअप करना पड़ेगा। पहले आप इसको डाइजेस्ट कीजिए, और इसके जब ये चैप्टर भी फिनिश होने वाला है, लास्ट में मैं इसको डेरिवेशन कर दूंगा। डेरिवेशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड, क्योंकि एडवांस में भी आपसे नहीं पूछेगा ऐसा कुछ कि जिसमें हमारे डेरिवेशन की जरूरत पड़े। इवन एडवांस में भी जो पूछेगा वो रिजल्ट से पूछेगा, और इसको एक्सेप्ट करते हुए। ऑफ कोर्स डेरिवेशन आपको क्या हेल्प करेगा कि अगर बहुत ज्यादा डीपर में आप थिंक करना चाहते हो और ग्रेजुएशन लेवल में समझना चाहते हो चीजों को, इसके बियॉन्ड वाली, तो हेल्प करेगा। सो अभी आप इसको डाइजेस्ट करो, और रिमाइंड मी जब ये चैप्टर खत्म हो रहा हो, हम उस समय इसको ड्राइव कर देते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्रियोरिटी पर, उनको पहले फिनिश करते हैं। सो इस पर आपको कोई कंसर्न हो तो वो जरूर आप पूछ सकते हो। अच्छा, अभी मैक्सिमास की लोकेशन हम लोगों ने नहीं कैलकुलेट की है। तो मैक्सिमास की लोकेशन आप देखोगे, YDSC में जो हम लोगों ने इंटरफेरेंस देखा था, मैक्सिमास एग्जैक्टली बीच पे लाया, एग्जैक्टली मिड पे लाई करते थे। अगर अपने को 2 मिनिमास पता है तो मैक्सिमा उसके एग्जैक्टली बीच में लाई करता है। हम लोगों ने उसको प्रूव भी किया है। अब यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि क्या मैक्सिमा मिड पॉइंट पर, यानी 2 मिनिमास के एग्जैक्टली बीच पे लाई करता है या इधर उधर लाई करता है। तो आप पाओगे कि इसमें जो मैक्सिमास होते हैं वो 2 मिनिमास के एग्जैक्ट बीच में लाइन नहीं करता है। तो ये भी एक डिफरेंस है YDSC से, कि वहां पर मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो सेपरेशन है वो बराबर रहता है।
लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का सेपरेशन है वो बराबर नहीं होगा, उसको हम लोग भी प्रूफ करेंगे क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसी से हम मैक्सिमास निकालेंगे। दूसरा, मिनिमास के बीच का सेपरेशन, ये मिनिमास के बीच का सेपरेशन है। आप देखोगे दो मिनिमास के बीच का सेपरेशन फिक्स रहेगा। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमास, तो सेपरेशन के बारे में आप बात करोगे कि उनका जो एंगुलर सेपरेशन होगा वो लेमडा बाई बी के बराबर हो जाएगा। तो उस पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमास इज लेमडा बाई बी। हाँ, बारिंग दिस, इन दोनों को छोड़ करके, क्योंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन अलग है, तो फर्स्ट और फर्स्ट के बीच का सेपरेशन जो आएगा वो एक डिफरेंट होगा। उसके अलावा अगर आप कोई दो सक्सेसिव लेते हो, इधर लो या फिर इस साइड लो, सो वो लेमडा बाई बी आएगा, क्योंकि ये 2 लेमडा बाई बी में से लेमडा बाई बी कम कर देंगे तो लेमडा बाई बी बचेगा। और ये कौन सा सेपरेशन है? एंगुलर सेपरेशन है, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू है बेसिकली। ये टू बी प्रिसाइज ये साइन थीटा की वैल्यू है, तो रफली वो लेमडा बाई बी होती है। उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे सभी के लिए। और अगर वो थीटा के टर्म में बात करना चाहता है तो हम बोलेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू लेमडा बाई बी होती है। सिंस थीटा एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, अभी एक एग्जांपल से आप ऑब्जर्व करोगे तो फिर ये लेमडा बाई बी रहता है। बट ये एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमास इज दिस, बट it is 2 lambda by b between for first minimas। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा करके देखोगे, सो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसने बोला है कि फर्स्ट मिनिमास के बीच का सेपरेशन बताइए, एंगुलर सेपरेशन बताइए। तो फर्स्ट मिनिमास के बीच का एंगुलर सेपरेशन मींस ये फर्स्ट मिनिमा और ये फर्स्ट मिनिमा, इनके बीच का सेपरेशन ये लेमडा बाई बी, ये लेमडा बाई बी, सो टोटल कितना हो गया? 2 लेमडा बाई बी। और अगर सेकंड और थर्ड के बीच में पूछेगा तो हम लेमडा बाई बी बोलेंगे। तो एंगुलर सेपरेशन रिमेन्स सेम फॉर सक्सेसिव मिनिमास बारिंग द फर्स्ट मिनिमास, उसके बीच का सेपरेशन डबल होता है। मैक्सिमा, दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बनने वाला है कि जो इंटेंसिटी है मैक्सिमा की वो कितनी होती है। फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होगी, सेकेंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होगी, थर्ड मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होगी। ये काफी इंटरेस्टिंग बट डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो अपने को मैक्सिमा की कंडीशन पहले असर्टेन करनी है। सो उससे पहले हम मैक्सिमास को हम लोग सॉल्व करें, मिनिमास को आप समझ लीजिए। इस पे कोई कंसर्न है तो आप बताने का। इसके बाद हम मिनिमा की कंडीशन को ड्राइव करेंगे। और ये पॉइंट आपको याद रखना कि मिनिमा के लिए जो कंडीशन निकला था वो ये था, बीटा इज इक्वल टू एन पाई एक्सक्लूडिंग एन इक्वल टू 0। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। एनीवे, लेट्स गो फॉर द मैक्सिमास। ना अगर आप मैक्सिमास देखना चाहते हो, सारा कुछ आपके पास ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने बारो किया है, इस फॉर्मूले से गवर्न होने वाला है। और बीटा जिसको बोला गया है, कई लोग उसको अल्फा लिखेंगे, थीटा लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, आप उसी तरह से इसको यूज करेंगे। बेसिकली एक नंबर होगा, वही नंबर यहाँ पर आएगा और उस नंबर की वैल्यू हम बता रहे हैं। ये कुछ था पाई बी साइन थीटा डिवाइड बाई लेमडा। सो ये रिजल्ट है सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का स्क्रीन पर इंटेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड। नाउ यू वांट आई टू बी मैक्स। एक केस तो हम लोगों ने देखा कि बीटा को 0 करो, थीटा जब 0 होता है तो ये नंबर 1 हो जाता है, आई की वैल्यू आई नॉट हो जाती है, वो सेंट्रल मैक्सिमा हो जाता है। सो आप ऐसा बोल सकते हो कि आई इज इक्वल टू आई नॉट फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। सो अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी फॉर सेंट्रल मैक्सिमा और ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सो आपको जो भी यहाँ लिखा होगा वही उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी।
अब हम फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा उनके बारे में जानना चाहते हैं. सो बेसिकली पर्पस ये है कि आई को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. दैट्स व्हाट इज मैक्सिमा मींस. नाउ आई को अगर मैक्सिमाइज करना है आपको, सो आई किसका फंक्शन है? बीटा का. और बीटा किसका फंक्शन है? थीटा का. बाकी सारे तो कांस्टेंट हैं. तो बेसिकली इसको हम थीटा या बीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे. सो वी विल से कि फॉर आई मैक्स व्हाट वी कैन से डी आई बाई डी बीटा एंड वी कैन मेक इट 0. ये रिलेशन है और बीटा का फंक्शन है एंड वी वांट डी आई बाई डी बीटा मस्ट बी 0 बिकॉज दिस इज अ कंडीशन टू कैलकुलेट एक्सट्रीमम. जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इससे बीटा की वैल्यू पता चलेगी और इसके बाद बीटा को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे तो अपने को थीटा की वैल्यू पता चलेगी. दैट मीन्स वी विल गॉट टू नो कि क्या थीटा होगा जब आई की वैल्यू मैक्स होने वाली है. एक बात और करेंगे कि मैक्स होने वाला है या नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए हम इसको एक बार डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे. और या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि या तो ये मैक्स आएगा या फिर मिन आएगा. मिन के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. तो जो मिन वाली कंडीशन आएगी उसको हटा देंगे, बाकी जो कंडीशन होगी वो मैक्स की कंडीशन हो जाएगी. तो क्या आप 1 मिनट में ये डी आई बाई डी बीटा सॉल्व करके बता सकते हो? और ये डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. सो differentiate this with respect to beta, put it 0, simplify and let me know what the relation or what the answer for beta you are getting. I'm waiting for a minute. सभी को ट्राई करना है. आपके डिफरेंशिएशन का भी चेक हो जाएगा और एक कंडीशन आएगी बीटा में. सो इससे अपने को एक बीटा का रिलेशन चाहिए जिससे बीटा निकाला जा सके. सभी लोग ट्राई करें और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उससे मैक्सिमाइज की लोकेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. गेट इन्वॉल्व. सर tan बीटा इक्वल टू बीटा आ रहा है. तो एक आंसर बताया गया tan बीटा इज इक्वल टू बीटा. Let's wait for some verification if at all comes. इसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. Any other verification for this? Okay, ये चैट थोड़ी सी डिले से आई. ठीक है, tan बीटा बाई बीटा भी कई सारे लोग बोले. अच्छी बात है. सो आई एम एक्सेप्टिंग कि इसके बाद आप ये निकाल लो जाओगे और ये कंडीशन है. सो कई बार एग्जाम में ये पूछ लेगा कि मैक्सिमा होने के लिए बीटा की वैल्यू बताइए. 2 3 4 कंडीशंस देगा. अपने को ये कंडीशन यूज करनी है. ये कहाँ से निकल करके आ रहा है? ये यहाँ से निकल करके आ रहा है. और ये मिनिमा की हो नहीं सकती क्योंकि मिनिमा के लिए हम लोग चेक कर सकते. मिनिमा के लिए भी ट्रू होगा तो मिनिमा को एक्सक्लूड कर देंगे तो मैक्सिमम वाला पार्ट इसमें अपने को मिल जाएगा. और
जब ये तो यहाँ से अपने को मैक्सिमा की कंडीशन पता चल जाती है। सो मैक्सिमा होने के लिए बीटा की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 10 बीटा के बराबर हो। ना यू सी कि इसके बाद थीटा निकालना हमारे लिए कितना चैलेंजिंग है। अब हम बीटा को यहाँ पे रखेंगे तो ये थीटा आएगा, कुछ और नंबर आएगा, ये तो चलता है। फिर आप देखोगे इस पर भी कुछ और नंबर आएगा, थीटा आएगा। सो tan थीटा और थीटा आपस में लिंक होंगे एक इस फंक्शन से। उससे अगर हमको कोई बोले थीटा निकालो या इससे कोई बोले बीटा निकालो तो ये अपने आप में चैलेंजिंग जॉब है। ठीक है, सिंपलेस्ट वाला आप बीटा इक्वल टू 0 बोल सकते हो, तो बीटा इक्वल टू 0 वाला केस तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट ऐसा बीटा आइडेंटिफाई करोगे जिसमें बीटा और tan बीटा बराबर हो जाए, बीटा और tan बीटा बराबर हो जाए। सो ये भी अपने आप में मैथमेटिकल क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है कि बताइए इससे बीटा की वैल्यू क्या होगी, या फिर हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आउट ऑफ सॉल्विंग दिस, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ्स में आपको सिखाया जाता होगा। एक रफ आइडिया दे देता हूँ, कई बार वो करता है इस तरह से, आपको ग्राफ बना करके देगा या फिर आपसे पूछेगा कि क्या चल रहा है, तो वहां से भी हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर पाएंगे। हाँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए एनालिटिकली उतना इजी नहीं है, क्योंकि अब हम बीटा को क्या लिखेंगे, या तो फिर बीटा की सीरीज का एक्सपेंशन करें, फिर उसके 10 बीटा की, उसके बाद कुछ करें। सो क्या कर सकता है, कुछ ऐसा भी कर सकता है कि आपको एक ग्राफ बना करके दे देगा, और लेट्स से कि यहाँ पर हमने बीटा को प्लॉट किया हुआ है, और अगर हम लोग 10 बीटा का ग्राफ बीटा के साथ बनाते हैं तो 10 का ग्राफ अपने को पता रहता है। जस्ट टू लेट यू नो कि अगर इस तरह से ग्राफ देगा तो हम क्या वहां से अपना आंसर निकाल पाएंगे। सो 10 बीटा का ग्राफ आप जानते हो 10 का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, करेक्ट मी इफ इट्स नॉट द केस, यस, 0 से जाता है इनफाइनाइट तक जाता है। सो यू विल फाइंड कि ये पाई बाई 2 में इनफाइनाइट जाता है। उसके बाद फिर से ये कुछ नेगेटिव वगैरह से जाकर कैसे जाता होगा। अगर हम पाई बाई 2 तक ही वर्क कर रहे हैं, लेट से आगे भी वर्क कर सकते हो, नॉट एन इशू। सो ये जो ग्राफ होगा रेड कलर का, वो 10 बीटा का ग्राफ हो जाएगा। लेट से एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं इसी पर, जो कि बीटा का ग्राफ है। सो बीटा का ग्राफ, बीटा दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स टाइप का ग्राफ बनाना, तो वो भी ग्राफ हमारा ऐसा जाएगा। ज्यादा बड़ा कर दिया, थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ तक ऐसा हो जाएगा। सो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू बीटा का, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 10 बीटा का। y एक, ये y एक्सिस है लेट से। सो इस तरह से हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। नाउ जब दो ग्राफ होते हैं और वो दोनों बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम लोग सर्च कर रहे होते हैं, है ना, ऑब्वियस पॉइंट है। सो एक इंटरसेक्शन आपको ओरिजिन पर मिला, बीटा इक्वल टू 0, दैट वाज ऑब्वियस। दूसरा आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर कोई आपको ये वैल्यू बता देता है तो यही हमारे लिए बीटा हो जाएगा। तो कई बार वो क्या करेगा, ग्राफ में दोनों ग्राफ बना करके देगा, बीटा भी देगा, tan बीटा भी देगा, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको बता देगा। तो अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट बताता है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड दिस कि इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, और वही हमारे लिए बीटा की वैल्यू हो जाएगी। पाई बाई 2 यहाँ कहीं है। इसके बाद आप देखोगे कि अगर आप यहाँ पर भी एक ग्राफ बनाते हो तो वो भी इधर कट कर सकता है हायर बीटा के लिए। तो इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे वो काफी लिमिटेड आएंगे, उनको हम निकाल सकते हैं। सो ये हमारे लिए बीटा मिलेगा यहाँ से। एक बार हमको यहाँ से ये बीटा मिला, फिर उस बीटा को हम यहाँ पर रखेंगे, थीटा निकालेंगे, और उससे थीटा की कैलकुलेशन आएगी, तब मैक्सिमा की लोकेशन आएगी। नाउ यू सी, एटलीस्ट इतना तो बोला जा सकता है कि जो मिनिमास की लोकेशन आई है थीटा के टर्म में, वो काफी काफी सिंप्लीफाइड है, लेमडा बाई बी टू लेमडा बाई वी एंड सो ऑन। सो और इसको सॉल्व करने से अगर हम थीटा निकालेंगे तो ये जो थीटा आएगा वो एग्जैक्टली बीच पे तो नहीं लाने वाला है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले से आ रहा है। अगर बीच में आना होता तो काफी सिंप्लीफाइड फॉर्मूले से रहा होता। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो मैक्सिमा है वो एग्जैक्टली बीच पे नहीं होगा, लिटिल बिट शिफ्टेड होगा। बट ये लिटिल बिट होता है क्योंकि थीटा बहुत छोटे एंगल्स चल रहे हैं। तो रफ कैलकुलेशन के लिए, कई बार हम रफ कैलकुलेशन के लिए इसको मिड पे ले भी लेते हैं, रफ कैलकुलेशन के लिए। बट आपसे एग्जैक्टली पूछेगा तो हम बोलेंगे एग्जैक्टली मिड पे लाई करेगा, और इस नंबर को कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि वो किधर लाई करने वाला है। सो कंक्लूजन क्या रहेगा अपने पास, कंक्लूजन ये रहेगा, मैक्सिमास
do not lie exactly at mid between two minimas. ये स्टेटमेंट देने से पहले ये सोचा गया है कि हमने सेंट्रल मैक्सिमा को एक्सक्लूड किया हुआ है, क्योंकि आप देखोगे जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो एग्जैक्टली बीच पे लाई करता है दो मिनिमास के, और अगर सेंट्रल को आप एक्सक्लूड कर लो तो फर्स्ट के बारे में कंडीशन है, सेकंड के बारे में कंडीशन है, फर्दर के बारे में कंडीशन है. सो अगर ऐसा स्टेटमेंट स्वीपिंग स्टेटमेंट देता है तो अपने को याद रखना कि सेंट्रल मैक्सिमा भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है. तो एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा. बट ये जो शिफ्टिंग होता है वो ये कैलकुलेशन से देखोगे बहुत माइनर से डिफरेंस आता है. जब ये नंबर निकाले गए देखा गया तो बहुत माइनर से डिफरेंस आता है. सिंस वो माइनर से डिफरेंस आता है तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू होगी रफली ये कितना था, लेमडा बाई बी था, ये 2 लेमडा बाई बी था, उसका मिड बनेगा यानी 1.5 लेमडा बाई बी. सो ये रफली 3 लेमडा बाई 2 भी बोला जा सकता है फर्स्ट के लिए, प्लस माइनस. फर्स्ट मैक्सिमा. Are you getting what I'm trying to say? अगर वो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट देता है तो आपको थ्योरी के हिसाब से जाना है, नॉट एग्जैक्टली एट बीच इन मिड. और दूसरा, अगर आपसे वो न्यूमेरिकली कैलकुलेट कराना चाहता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप डायरेक्टली उसको मिड को यूज कर सकते हो. वाई? बिकॉज कि ये कैलकुलेशन से हमको आंसर निकालना चैलेंजिंग होगा. थर्ड केस क्या होगा, अगर ये फिगर देता है तो मिड नहीं यूज करेंगे, तो फिर यहाँ से जो आएगा उससे बीटा निकाल करके थीटा निकालेंगे. सर जब हम डी आई बाई डी बीटा निकाल रहे हैं तब आई मैक्स के साथ आई मिनिमम भी आता है ना, क्योंकि वहाँ पे भी तो डेरिवेटिव जीरो हो रहा है. पर हाँ, तो हम वो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव करके चेक करते हैं. अब सर पर उसको tan बीटा इक्वल टू बीटा वो मैक्सिमम मिनिमा दोनों के लिए आ रहा है. पर अगर हम पुट करें उसको बीटा को एन पाई पुट करें तो फिर नहीं आता ना, मैक्स नहीं कर सकते. दो के अपने पास कंसर्न क्या है, मिनिमा की कंडीशन हम लोग पहले निकाल चुके हैं. मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए इसको जब आपने इसको ये निकाला होगा उससे पहले कुछ टर्म को आपने जीरो किया होगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना डेरिवेशन में. तो कुछ बीटा या कुछ ऐसा टर्म आया होगा जिसको आपने जीरो से मल्टीप्लाई किया होगा, तो मिनिमा की कंडीशन उसके साथ चली गई होगी, क्योंकि वो भी तो जीरो हो सकता था. कोई प्रोडक्ट आया होगा जिसका प्रोडक्ट को जीरो रखना था, तो आपने एक टर्म को जीरो ना रख करके इसको जीरो बोला होगा. सो हम सर्च कर सकते हैं उसकी कैलकुलेशन में कि मिनिमा की कंडीशन कहाँ पर थी. वो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है. पॉइंट इसकी अगर ये कंडीशन आती है और तो इससे हमको मैक्सिमा की लोकेशन अच्छा ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये मैक्सिमा की ही कंडीशन है. तो आप जानते हो कि मिनिमा के लिए इंटेंसिटी हमारा जीरो हो जाता है. तो अगर कोई ऐसा बीटा है जिससे हमारा ये आंसर जीरो देने लगेगा तो मिनिमा हो जाएगा, उसको तो हम मैक्सिमा कंसीडर ही नहीं करेंगे. तो जैसे कि अगर कोई ऐसा बीटा मिलता हमको जिसकी वजह से ये चीज जीरो हो जाती तो फिर उसको मैक्सिमा नहीं बोलेंगे, तो मिनिमा कैटेगरी का हो जाएगा. अब इससे जो बीटा आ रहा है उस बीटा के लिए आप पाओगे कि आई की वैल्यू जीरो नहीं जा रही है, दैट मींस वो मैक्सिमा ही रहा होगा. अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग आने वाला है. तो इस तरह से हम ये इसके बाद हम और भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे. फिर हमको पता है ना कि ये कुछ नंबर तक जाने के बाद ये डिमनेस हो जाता है, तो अपने को 2-3 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है. और प्रोमिनेंटली वो फर्स्ट वैल्यू के बारे में बात करेगा या सेकंड वैल्यू के बारे में बात करेगा, वो पता कर सकते हैं. सो अपने को ब्रेन को ओपन रखना, सिचुएशनल अपने को आंसर करना है. अगर थ्योरेटिकल पूछता है तो नॉट एट मिड, नॉट एट एग्जैक्टली मिड, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रफली एट मिड, और ग्राफ दिया होगा तो उससे हम जो वैल्यू देगा उसको यूज करके हम थीटा निकाल करके अपना आंसर बताने वाले हैं. एक बार ये थीटा निकलेगा या फिर बीटा निकलेगा तो फिर इंटेंसिटी निकालेंगे. तो आप सोचो ना, इंटेंसिटी निकालना हमारे लिए और भी चैलेंजिंग है. तो अगर हमको फर्स्ट की इंटेंसिटी निकालनी हो, सपोज कर लीजिए आई मैक्स निकालनी हो फर्स्ट के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लिखेंगे आई नॉट, फिर जो बीटा आया है उस बीटा को साइन के अंदर रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर बीटा का स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे. सो ये जो कैलकुलेशन है वो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करना है ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड, और ऐसे फंक्शंस को टफ जाता है, इसलिए वो आपसे पूछेगा नहीं. अगर पूछेगा भी तो इनकी वैल्यूज बता करके पूछेगा, सो दैट आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सके. बट आइडिया जरूर आपसे पूछ सकता है हाउ टू गेट दोस वैल्यूज. सो
वो आइडिया मैंने आपको बताया, और ये कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैक्सिमा की। सो मैक्सिमा इज अचीव्ड फॉर दिस। एक दो बार उसने एग्जाम में ये पूछ लिया कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्स ऑन द स्क्रीन, सो यू विल से दिस इज द मैक्स कंडीशन। फाइन। सो अब इससे अपने को क्या क्या पता चल गया, इसके बारे में पता चला कि मिनिमास का है, पॉपुलरली मिनिमास पूछेगा, फिर मैक्सिमास के बारे में बात कर सकता है, उनकी लोकेशन को लेकर के, फिर उनकी इंटेंसिटीज को लेकर के बात कर सकता है। क्वालिटेटिव क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, व्हाट हैपेंस, व्हाट नॉट हैपेंस, वाईडीएससी के साथ क्या रिलेशन चल रहा होता है, कंपैरिजन क्या हो रहा होता है, वो सारी बातें करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भी पोजीशंस मैंने बताई एंगुलर के टर्म में बताई है, लास्ट क्लास में बात की, अभी बता देते हैं। अगर आपको वाई के टर्म में पूछेगा तो एफ थीटा यूज करेंगे, तो एंगुलर से हम लीनियर डायमेंशंस पर जा सकते हैं, एंगुलर से हम लीनियर डायमेंशंस पे जा सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, न्यूमेरिकल, वो हेल्प करेगा इन चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए। एग्जांपल, इस पे भी हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं क्योंकि लेमडा एक ही यूज कर रहे हैं। इस पर भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि लेट से वाइड सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन केस में आपने दो अलग अलग कलर की लाइट डाली, क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि ऐसा पूछेगा कि उनके फ्रिंजेस पे क्या फर्क पड़ता है, तो एक ये फ्रिंज है, एक ये फ्रिंज है, एक ये सेंट्रल फ्रिंज है, ये फर्स्ट फ्रिंज है, सेकंड फ्रिंज है, इनकी एंगुलर विड्थ कितनी है, तो इसको हम लोग एंगुलर विड्थ भी बोल सकते हैं। लेमडा बाई वी इज एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। सो आप देखो कि फ्रिंज विड्थ जो है, एंगुलर विड्थ है, वो लेमडा बाई पी है। एफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर ये लीनियर डायमेंशन बन जाएगा। अलोंग द स्क्रीन कितना उसकी विड्थ आएगी, तो जो फ्रिंज विड्थ हम लोगों ने वाईडीएससी पे लिखा था, कुछ लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, एग्जैक्टली वैसे ही लिखा हुआ है। ये लेमडा है, एफ वाज कैपिटल डी, बी इज स्मॉल डी टाइप। सो फ्रिंज विड्थ अभी भी एग्जैक्टली सिमिलर फैशन में दिख रही है। तो अगर आपसे पूछता है कि हमने लेट से डिफरेंट कलर का लाइट यूज कर लिया, तो क्या उसकी फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क पड़ेगा, तो डेफिनेटली पड़ेगा क्योंकि लेमडा इन्वॉल्व है। और अगर आपने वेवलेंथ बढ़ाया है तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा, वेवलेंथ कम किया है फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस के लाइक मल्टीपल कलर्ड आपने यूज किया है, तो एक का मिनिमा दूसरे के मिनिमा में सुपरपोज करता है, कोइंसाइड करता है, तो क्या करने का। सो आप इसका मिनिमा निकालो, दूसरे का मिनिमा निकालो, दोनों की वाई डिस्टेंस बराबर कर दो, इसको वाई या फिर थीटा बोल सकते हो। एंड देन और भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आप उसको आप रिलेट कर पाओगे, जैसे आपने वाईडीएससी में बहुत सारे केस किए थे। ऐसा बोल सकता है कि इसको हमने किसी मीडियम के इनसाइड में रख दिया, वाटर के इनसाइड में कर दिया, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। देन यू नो कि वेवलेंथ चेंज हो जाती है लेमडा बाई म्यू से, सो म्यू अपना इन्फ्लुएंस देने वाला है। सो कई सारे थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने जा रहा था। सो वी कैन से कि लेट्स से इन single slit Fraunhofer diffraction single slit Fraunhofer diffraction slit width is 1 mm and convex lens of focal length 40 थोड़ा अच्छा नंबर दे देते हैं, 50 centimeter. Slit width is this and convex lens of focal length this is used. Find और further हो जाता है, give the light के बारे में बता देता, the light has wavelength 500 nanometer. Then we need to find something. Find number 1 angular width
ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सो सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ कितना है ये अपने को पता करना है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो और आपने 2 दिन से ऑब्जर्व किया लास्ट लेक्चर से, तो आप पाओगे कि हम इसको कनेक्ट करके आंसर बता सकते हैं। हाँ, हमने साइन थीटा कट किया था तो साइन थीटा 0 मिनिमा की इक्वेशन देता क्या? हाँ बिल्कुल देता है। वो जब आप डिफरेंशिएट करते हो मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो कुछ पोर्शन से मिनिमा आ रहा होता है, कुछ से मैक्सिमा आ रहा होता है। तो आपने अगर साइन थीटा कट किया है तो आप देख लो कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0, वही तो मिनिमा होता है। वो वहां से कंडीशन मिलेगा। इसका आंसर 0 आ रहा है। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ना 0 नहीं आना चाहिए, कुछ तो विड्थ आएगी। विड्थ विल बी सम। अच्छा ये पुराने आपके हो सकते हैं, अभी का ये एंगुलर विड्थ निकालना है। देखो क्या है ना, सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ तो आएगा। हाँ वो बहुत कम आ सकता है, बट कुछ ना कुछ तो आएगा। 1.2 कुछ बताया गया था। प्रीवियस स्लाइड, यू वांट प्रीवियस स्लाइड, हियर इज द प्रीवियस स्लाइड। चलिए मैं सॉल्व करके देता हूँ तो उससे आप रिलेट कर पाओगे। एक 0.2 mm बताया जा रहा है। देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या क्या गिवन है अपने को, स्लिट विड्थ दिया गया है। तो स्लिट विड्थ को हम लोग किससे लिखते हैं, लेट से बी से, बी जो लिख रहे थे हम लोग, तो बी हमारे लिए स्लिट विड्थ है और बी की वैल्यू 1 mm दी गई है। वेवलेंथ ऑफ लाइट 500 नैनोमीटर दिया गया है और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जिसको यूज किया गया वो 50 सेंटीमीटर दिया गया। आपसे पूछता है कि सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ मतलब क्या। ग्राफ पर आओ। जब आप ग्राफ पर आओगे तो सेंट्रल मैक्सिमा ये है और ये उसका एंगुलर विड्थ है, और इस एंगुलर विड्थ की वैल्यू कितनी होती है, 2 लेम्डा बाई बी। सो हम बोलेंगे डेल्टा थीटा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा इज गोइंग टू बी डेल्टा थीटा, दैट इज एंगुलर विड्थ, एंड इज गोइंग टू बी ट्वाइस लेम्डा बाई बी। यू फाइंड दिस नंबर, दैट्स योर आंसर। और ये रेडियंस में आएगा क्योंकि हम लोग इनको प्रॉपर यूनिट में यूज करेंगे, तो ये एंगल है इसलिए हमको रेडियंस में आंसर देना होगा। कितना आंसर बनेगा, 2 लेम्डा की वैल्यू आप रखोगे 500 नैनोमीटर 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय b which is 1 mm 10⁻³ इफ यू लुक केयरफुली ये 3 अपसाइड जाएगा और यहाँ से 3 मिलेगा, सो दैट विल बी 6, सो 10⁻³ रेडियंस आ रहे हैं। एंगुलर विड्थ पूछा है, एंगुलर विड्थ पूछा है, इसका मतलब है वो कितना एंगल बन रहा होगा, दैट एंगल इज गोइंग टू बी 0.001 रेडियन। आप चाहो तो इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ यू सी कि सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है वो इतना एंगल बनाता है, जो सबसे बड़ा विड्थ है ये वाला विड्थ। इसका जो एंगल है दैट एंगल इज 0.01 और 001 और व्हाटएवर, सो दैट मींस दैट्स एक्सट्रीमली स्मॉल। सो साइन थीटा को थीटा लेना जो हमारा था वो टोटली जस्टिफाइड है। एंगुलर विड्थ पूछा है, इसका मतलब आपको थीटा बताना है। नई टर्मिनोलॉजी है, आपको टाइम लग रहा होगा, आप नोट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आप आंसर देने की कोशिश करें। फॉर सेकंड वी कैन से कि लेट्स से ऐसा पूछते हैं कि लोकेशन ऑफ, और ये डिस्टेंस लिख देता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, डिस्टेंस ऑफ थर्ड मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ओ। तो हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट ओ है, वहां से थर्ड मिनिमा की लोकेशन क्या है वो अपने को पता करनी है। सो अगर आप उसका करेक्टरिस्टिक ग्राफ याद रखोगे तो फिर आपको जमेगा, आप निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, सेकंड का आप आंसर निकालिए।
अभी चैट स्लो आ रही लग रहा है। 48 अभी आपने भेजा होगा, कितना आ रहा है? 0.0015। डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस। आपको लैंग्वेज पे केयरफुल रहना है। एंगुलर पोजीशन मींस रेडियंस, डिस्टेंस मींस लेंथ। और अगर कुछ ओपन एंडेड वर्ड होगा तो फिर आपकी चॉइस होगी कि आप थीटा के टर्म में भी दे सकते हो, वाई के टर्म में भी दे सकते हो। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा किसके टर्म में जाना जा रहा है, मांगा जा रहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम वाई को पता करना चाहेंगे। और क्लियर भी लिखा है कहाँ से, सेंट्रल पॉइंट से। तो आपको आंसर सेंटीमीटर, मीटर ऐसे टर्म्स में बताना होगा। और उसको बताने के लिए फिर आपको क्या जरूरत पड़ेगी, यू नो दैट। So if you look this carefully, third minima is this. So ये जो angular distance आएगी या angular displacement आएगा वो 3 lambda by b आएगा। और अगर हमको थीटा डेल्टा थीटा 3 lambda by b मिला तो y कितना लिखने वाले हैं, y is written as f into theta। और so delta y is going to be f into delta theta। So using that point we can claim कि जो y लोकेशन आने वाली थर्ड के लिए दैट इज गोइंग टू बी f इंटू थीटा या फिर डेल्टा थीटा और थीटा, थर्ड का एंगुलर लोकेशन। ना फोकल लेंथ कितना दिया है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है तो उसका स्क्रीन जो होगा फोकल लेंथ पर ही रखा होगा, फोकल प्लेन बना होगा, देन ओनली वी कैन गेट द पैटर्न। ये सारी चीजें अपने को थ्योरी से समझनी होती हैं। ये 50 सेंटीमीटर है तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। और थीटा हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया अभी तक, उसको कैलकुलेट करना है। थर्ड है, थर्ड के लिए 3 लेमडा बाई बी डिस्टेंस आती है। अब आपको लेमडा पता होगा, बी पता होगा, सारा कुछ पता होगा। यहाँ से देखो लेमडा बाई बी आप निकाल सकते हो। लेमडा बाई बी की वैल्यू 10/2 आ जाएगी। सो हम ऐसा लिख सकते हैं 50 इंटू 2, सॉरी इंटू 3। और लेमडा बाई बी की वैल्यू अगर हम डायरेक्टली बारो करें तो 0.001/2 आ जाएगी। क्योंकि 2 लेमडा बाई बी इज दिस, सो लेमडा बाई बी इज गोइंग टू बी दिस बाई 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो भी आएगा वो अपना आंसर बन जाएगा। सो हाउ मच दैट गोज टू, सो वी कैन राइट इट एज एक डेसिमल जाएगा, पॉइंट दो बचेगा 15, 0.15/2 जैसा दिख रहा है सेंटीमीटर्स में। कैलकुलेशंस यू कैन ऑलवेज वेरीफाई। और इसको जब फर्दर आप ले जाओगे तो 0.075 आ जाएगा सेंटीमीटर। mm में बताना चाहोगे तो 0.75 mm बता दोगे, 0.75 mm। और भी कोई यूनिट यूज करना चाहो तो आप उसको यूज कर सकते हो। कई लोगों का 0.75 mm या 0.075 सेंटीमीटर आ रहा है। इसको मीटर्स में ही बता सकते हो, whatever the unit you like, because you know the number won't change when you change the units. Number will remain the same. That means the value, exact value. अगर आप इन नंबर्स को एक बार ऑब्जर्व करो, क्योंकि नंबर्स का फील आना बहुत जरूरी है। आप देखोगे ना जो थर्ड मिनिमा है वो सेंट्रल पॉइंट से कितनी दूरी पर है। अगर मैं स्क्रीन दिखाऊं आपको, लेट्स से स्क्रीन रहा होता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, एंड ये अपना रेफरेंस लोकेशन रहा होता ओ। सो हमने थर्ड मिनिमा दिखाया, थर्ड मिनिमा यहाँ कहीं हम लोग बनाते हैं। नाउ यू सी कि स्केल कैसे जा रहा है। ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस 0.75 mm है। मतलब व्हाट, मतलब इज दिस कि आप देखोगे ना जो थर्ड मिनिमा है उससे पहले सेकंड मिनिमा रहा होगा, फर्स्ट मिनिमा रहा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा है, मैक्सिमाज हैं, बहुत सारी चीजें पहले थी। और इतना डिस्टेंस इज लेस देन 1 mm। अब आप देखो स्क्रीन के 1 mm की थिकनेस के अंदर इतने सारे मैक्सिमास मिनिमास आ रहे हैं, तो वो रियली दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो अगर आप थोड़ा सा भी कैजुअल होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे बना भी है। और अगर उसको हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे देन ओनली वी विल बी एबल टू रियलाइज कि यहाँ पर एक मिनिमा था। डिस्टिंग्विश करना मुश्किल रहता है। अब देखो ये सो
सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है इतने एंगल पर है, दैट मीन्स अगर हम यहाँ से एंगल मेजर करेंगे ये वाला, ये एंगल, इसके बीच में सेंट्रल मैक्सिमा यानी ब्राइटेस्ट स्पॉट यहाँ पर है, तो इसका विड्थ ये एंगल कितना रहा होगा? दिस एंगल इज 0.001 रेडियन. You can imagine how small that angle is. So these numbers are very very extremely small, right? So और तभी ये डिफ्रैक्शन अपने को ऑब्जर्व करने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो ओपनिंग थी वो 1 mm की थी, और 1 mm की ओपनिंग थी, और थर्ड मिनिमम अपने को मिल गया 0.75 mm की हाइट पर. सो ये नंबर्स काफी छोटे होते हैं, इसलिए आप ये समझ सकते हो कि जो हम थीटा को बोलते हैं कि बहुत छोटा है और थीटा को साइन थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो वैसे तो अपने को बहुत ऑड लगता है कि ये थीटा था, साइन थीटा था, उसको हम थीटा क्यों बोल पा रहे हैं. बट व्हेन यू कम टू द प्रैक्टिकल्स और आपको पता चलता है कि वो बेसिकली बहुत छोटे एंगल्स होते हैं. सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस इन साइन थीटा इज गोइंग टू बी आइडेंटिकल. बट ये लोकेशंस अपने को बतानी होती है, इस तरह से हम बता सकते हैं. तो अब सोचो, आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि इनफाइनाइट स्क्रीन की क्या हमको जरूरत पड़ेगी, तो हम बोलोगे इनफाइनाइट इज अ बिग थिंग. यहाँ पर फ्यू सेंटीमीटर में ही सारी स्टोरी कवर हो जा रही है, फ्यू सेंटीमीटर, नॉट इवन 1 मीटर इज रिक्वायर्ड. सो इसलिए थीटा काफी लिमिटेड वैल्यू तक जाता है. एनीवे, सो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए, रिपीट आते हैं, सेम सिमिलर होते हैं, कुछ ज्यादा वेरिएशन करने का खास चांस नहीं है. वो आपको बी के बारे में बताएगा, वो आपको वेवलेंथ के बारे में बताएगा, जरूरत पड़ेगी तो लेंस के बारे में बताएगा, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पूछ सकता है, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि दो फर्स्ट मिनिमास जो बनने वाले उनके बीच का गैप बताइए, दोनों का मतलब सेम होता है. फिर किसी मैक्सिमा या किसी मिनिमा के बारे में पूछ लेगा. जनरली वो मिनिमास पर फोकस करेगा क्योंकि उसकी वैल्यू एग्जैक्ट आती है. मैक्सिमास पर जो फोकस करेगा तो अपने को ये याद रखना है, तो एक तो एग्जैक्टली मिड पे लाई नहीं करते हैं, और वैसे भी देखो नंबर्स कितने छोटे आ रहे हैं, तो अगर एग्जैक्टली मिड पे नहीं लाई करेगा तो कहीं ना कहीं बीच में तो लाई कर ही रहा होगा, और सिंस मिनिमास बहुत क्लोज बाई है तो बीच का मतलब मिड हम ले सकते हैं, तो ये भी जस्टिफाइड होता है, और उसके बेसिस पर हम इसके आंसर कर देते हैं. ना ये जो डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन पावर को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं. क्योंकि हम कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अगर लेते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, और उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि वो कितना रिजॉल्व कर पाता है, उसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी है, तो अपने को सपोज के लिए एक माइक्रोस्कोप अगर हमने लिया है, माइक्रोस्कोप का पर्पस होता है कि दो क्लोज बाई ऑब्जेक्ट्स को देखना. अगर दो ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लोज बाई हैं, जस्ट ओवरलैपिंग ईच अदर, तो हम लोग उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो माइक्रोस्कोप उसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करती है. माइक्रोस्कोप की भी अपनी लिमिट होती है, जस्ट लाइक अपनी आईज की लिमिट है, तो वो भी एक पर्टिकुलर क्लोजनेस के बाद वो मेजर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी. तो अपने को एक क्राइटेरिया बनाना होता है कि कब हम समझेंगे कि वो रिजॉल्व हुआ है, दैट मीन्स दो इमेजेस डिस्टिंग्विश्ड हैं, और कब हमको लगेगा कि दो इमेजेस डिस्टिंग्विश्ड नहीं है. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा पिक्चर बना के बताता. हालांकि बहुत क्लोज बाई थिंग्स हैं, थोड़ा सा दूर दूर दिखा रहे हैं. लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, इनको हम देखना चाहते हैं, तो हमको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है या दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है. अपने नेकेड आई से भी हमको दो ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, और उनके बीच का गैप भी नजर आ रहा है. सपोज करें इनको और पास पास लेके आते हैं, एक ये ए है, ये बी है. आप अभी भी देख पाओगे हम ए और बी को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, बिकॉज उनके बीच का सेपरेशन भी दिख रहा है, और हमारे आईज की इतनी रेजोल्यूशन पावर है कि उनको एक साथ देख करके अलग अलग बता पा रहे हैं कि दे आर डिस्टिंग्विश्ड. नो सपोज कर लीजिए इनको और भी पास लेके आते हैं, तो अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स करोगे अपनी आईज को, तो शायद आप इनको डिस्टिंग्विश करके समझ में आएगा कि आपको दो डॉट्स बनाए गए. बट फिर भी उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखेगा. लेट्स से कि नेक्स्ट केस में हमने एक ये बनाया है और इसके साइड में एक और बनाया. इस वाली पिक्चर में आपको दो नजर नहीं आ रहे होंगे, जबकि मैंने एक बनाया, उसके जस्ट बाजू में दूसरा बनाया हुआ है. सो हम ये बोलेंगे कि our eyes are failing to distinguish these 2 points which are very close to each other. Our eyes can distinguish them. This is somewhere in between, and this is something we are not able to distinguish. तो अगर हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे तो हम एक माइक्रोस्कोप लेकर के आएंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे. जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको ये ऐसा दिख सकता है, और अच्छा माइक्रोस्कोप होगा तो ऐसा दिख सकता है.
सो माइक्रोस्कोप क्या करता है, उनको रिजॉल्व कर पाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रोस्कोप से रेजोल्यूशन पावर ये डिस्टिंग्विश हो सकता है। कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं माइक्रोस्कोप की जो इसको भी डिस्टिंग्विश ना कर पाए, दैट मीन्स उनकी रेजोल्यूशन पावर कम है। तो हम कैसे ये डिसाइड करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि यस अब ये ऑब्जेक्ट्स जो है डिस्टिंग्विश्ड हो गए हैं, अब नहीं हो रहे हैं। उसके लिए डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं, और इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन पावर और रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लेंस, मिरर्स और व्हाटएवर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे टेलीस्कोप के बारे में बात करें, दो फार अपार्ट स्टार्स हैं और उनको हम लोग देखना चाहते हैं, स्टार्स को स्काई में। सो अगर वो बहुत क्लोज बाई हैं तो मे बी लाइक अवर आईज आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, उनको दूर दूर नहीं दिखा पा रहा। टेलीस्कोप दिखा देगा कि यार ये इनके बीच का डिफरेंस है, फर्स्ट की बाउंड्री है, सेकंड की बाउंड्री है। तो रेजोल्यूशन पावर होता है कि कितना मिनिमम, जो कितना क्लोजेस्ट चीज को वो अलग अलग दिखा पाता है। फार अपार्ट चीजों को अलग अलग दिखाएगा ऑफ कोर्स, क्लोजेस्ट को कैसे डिस्टिंग्विश कर पाता है, सेपरेट इमेजेस कैसे बना पाता है। सो रेजोल्यूशन मींस द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेक सेपरेट इमेजेस ऑफ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट्स। अब चाहो तो इसको मैं इसी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, फिर इसके बाद उसको क्राइटेरिया बताता हूँ। और क्राइटेरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछता है कि कब हम समझेंगे कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रिजॉल्व कर पा रहा है और कब वो नहीं कर पा रहा है। So if things are going fine, so we can proceed and write this. Resolution power or resolving power of optical instruments. जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिल रहे होंगे कि आपके पास एक माइक्रोस्कोप है, बताइए उसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी है, रिजॉल्विंग पावर कितनी है। टेलीस्कोप है, उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है। तो उसमें नहीं बताया था क्योंकि उसमें डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है और अभी अपने को समझेगा। और इसका क्या फॉर्मूला है, अपने को फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली पता चल जाएगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? सो इट इज, वो अलग अलग के लिए अलग अलग डिफाइन किया जाता है। अभी मैं इसको जनरल डेफिनेशन में बोल दे रहा हूँ। इट इज द एबिलिटी, वो एबिलिटी को कैसे क्वांटिफाई करेंगे आगे बताते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, so due to that ऐसा छोटा स्टेटमेंट कर देते हैं। इट इज एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट forms distinguished image, और भी क्लियर लिखना चाहते तो जस्ट डिस्टिंग्विश्ड, मतलब उसके बियॉन्ड अगर क्लोजनेस आएगी तो फिर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो जस्ट मींस वेरी लिमिटिंग कंडीशन में, दैट फॉर्म्स जस्ट डिस्टिंग्विश्ड इमेजेस ऑफ टू क्लोज बाय क्लोज ऑब्जेक्ट्स। दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स होंगे और उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकें तो अपना चलता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे रीड करता है? रे डायग्राम से। ऑब्जेक्ट लाइट रे को इमिट करता है एंड देन इंस्ट्रूमेंट पे फॉल करती है लाइट रे से उसकी इमेजेस बनते हैं, इमेजेस को हम लोग देखते हैं। दैट्स हाउ द आइडिया गोज। तो ऑब्जेक्ट्स का बेसिकली मतलब है कि सोर्सेस बोल सकते हैं हम लोग। तो ये जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली दो पॉइंट सोर्सेस जैसे काम करेंगे या फिर दो सोर्सेस जैसा काम करेंगे, और सोर्स लाइट एमिट करते हैं। अभी चाहे डिफ्रैक्शन हो या कुछ भी हो, उससे पहले इंटरफेरेंस हो, हम लोग सोर्स लेते थे और सोर्स की इमेज बनाते थे या फिर उसका इंटरफेरेंस देखते थे। सो सोर्स बेसिकली लाइट इमिट करता है, ऑब्जेक्ट्स भी हमारे लाइट इमिट करते हैं। आपको पता होगा दो तरह से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ सेल्फ इल्यूमिनेटेड होते हैं, मतलब उनके पास खुद की लाइट होती है, एंड अदर्स आर कि वो दूसरे से इल्यूमिनेशन लेते हैं और फिर लाइट को इमिट करते हैं। तो इस एबिलिटी को बोलते हैं। अपना जो फोकस है, जिस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, वो ये है कि क्राइटेरिया क्या होता है। तो एक क्राइटेरिया जिसको रैले क्राइटेरिया कहते हैं, और ये रैले क्राइटेरिया
बताता है कि किस तरह से हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंग्विश्ड है या फिर नहीं. So Rayleigh criteria is used to decide when the images or when the resolving power is resolution is done, distinguished images are formed or not. इसको डिफ्रेक्शन से एक्सप्लेन करना, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता है डिफ्रेक्शन वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ. तो सपोज कर लीजिए कि एक अपने पास ऑब्जेक्ट थी और उसका आपने ये डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाया. क्योंकि आप जानते हो कि वो डिफ्रेक्शन पैटर्न तो बनेगा ही बनेगा, बिकॉज वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको उसके ये अगर आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है लेट से, तो उसका एक डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलने वाला है. डिफ्रेक्शन पैटर्न कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा. अब सपोज कर लीजिए इसी सोर्स के क्लोज बाय हम एक दूसरा सोर्स एस डेस रखते हैं, वेरी क्लोज टू इट, वेरी क्लोज टू इट. अगर इसके वेरी क्लोज टू इट रखते तो इससे भी पैरेलल लाइट बीम आती है और यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा होता और यहाँ पर भी स्क्रीन पर एक पैटर्न मिल रहा होता. अगर वो दो पैटर्न हम अलग अलग स्क्रीन पर बनाएंगे तो हमको क्लियरली दिखेगा, दोनों सिमिलर टाइप के दिखेंगे. लेकिन अगर दोनों को एक ही स्क्रीन पे बनाना पड़े तो आप देखोगे कि इसका और दूसरे का जो पैटर्न होगा वो एक ही स्क्रीन पर होगा, लेकिन एग्जैक्टली इसको फॉलो नहीं कर रहा होगा, थोड़ा बहुत शिफ्टेड होगा. वो जो थोड़ा शिफ्टेड होगा वो इसकी डिस्टेंस के, इनके गैप के बेसिस पर शिफ्टेड होगा. अगर वो शिफ्टिंग कैसी है वो सब कुछ उस बात पे डिपेंड करता है. सपोज कर लीजिए अगर उसका भी पैटर्न यही मिलता तो क्या हम दोनों को डिफरेंशिएट कर पाते? तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ब्राइट स्पॉट मिल रहा है किसका? फर्स्ट का. उसी के ऊपर ब्राइट स्पॉट मिल रहा है सेकंड का. देन अगला ब्राइट यहाँ पर, अगला ब्राइट यहाँ पर. तो अपने को समझ में नहीं आएगा कि एक सोर्स है या दो सोर्स है. द ओनली थिंग विल बी कि एक सोर्स से कम ब्राइटनेस रहेगी, दो सोर्स लगाने से ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, बट लोकेशन हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे. फिर फिर अगर सपोज कर लीजिए कि उसका ग्राफ ऐसा आता है, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा जो क्रक्स पॉइंट है, और फिर इसको मैं लिखाता. इसका मतलब है कि ये जो रीजन है ये ब्राइट था और उसके साथ साथ ये भी रीजन ब्राइट हो गया, तो आपको ये पूरा रीजन ब्राइट नजर आएगा. और जब ये रीजन अपने को ब्राइट नजर आएगा तो भी हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि वो अलग अलग सोर्सेस हैं या फिर हमको दो स्पॉट्स मिल रहे हैं. उसके लिए कंडीशन क्या रेले ने बनाया? रेले ने ये बोला कि कम से कम इसका जो शिफ्टिंग है एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसके फर्स्ट मिनिमा के ऊपर जाना चाहिए. तो अगर इस सेकंड का सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट के मिनिमा के बराबर गया, ऊपर गया एंगुलर पोजीशन में, तो फिर हमको नजर आएगा स्क्रीन में कि एक ये स्पॉट बना, एक ये स्पॉट बना, और हमारी आईज दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएगी. तो दो इमेजेस व्हिच आर डिस्टिंग्विशेबल विल बी ऑब्टेन्ड. क्राइटेरिया क्या बनाया कि सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ फर्स्ट सोर्स should be at least first source should be at least at a distance equivalent to first minima of diffraction pattern of the second source. तो एक सोर्स का मिनिमा दूसरे सोर्स का सेंट्रल मैक्सिमा इतना डिस्टेंस पर होना चाहिए तो बनेगा. अगर सपोज कर लीजिए आपका सेंट्रल मैक्सिमा इधर आ गया तब तो क्लियरली दिखेगा कि ये ब्राइट है, तो एक पहला ऑब्जेक्ट था, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. और अगर ये सेंट्रल मैक्स इसके फर्स्ट मिनिमा के ऊपर गया तो जस्ट डिस्टिंग्विश्ड माना जाता है, और उसके अंदर आया तो फिर ये माना जाता है कि अभी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं. तो ये जो कंडीशन है वो आपसे पूछ लेता है. अगर आपको समझ में आया हो तो इसको मैं लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ, और नहीं तो इसको एक बार फिर से समझा देते हैं. ये रेले के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा बोला जाता है, when the central maxima I'm trying to write in a very clear words so that कि आपको digest हो जाए. When the central maxima in diffraction pattern of one point source का मतलब one object basically, falls over
the first minima in the diffraction pattern of the other point source. ये कंडीशन होनी चाहिए कि सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट का और फर्स्ट मिनिमा सेकंड का ओवरलैप करना चाहिए. इसको हम बोलेंगे ये जस्ट रिजॉल्व हुआ है, जस्ट रिजॉल्व हुआ है, ये लिमिटिंग कंडीशन है. देन द 2 point sources are said to have been resolved or just resolved by the instrument. डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कंफ्यूजन ना रहा हो या फिर कुछ और क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो तो मैं बता दा. वर्ड आईसी को यूज करके फिर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के रिजॉल्विंग पावर पता कर लेते हैं और उस रिजॉल्विंग पावर को फिर हम लोग यूज करते हैं. सो आइडिया वाज कि फर्स्ट का सेंट्रल मैक्सिमा सेकेंड सोर्स के फर्स्ट मिनिमम में कम से कम आना चाहिए, उसके अंदर नहीं आना चाहिए. उसके बाहर जाएगा रिजॉल्व हो रहा है, मिनिमा पर जाएगा फर्स्ट मिनिमा पे जस्ट रिजॉल्व हो रहा है, उसके अंदर आ रहा है नॉन रिजॉल्वेबल है. इस कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं. इस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो थ्योरेटिकली भी आ सकता है. सर पर हमें तो मिनिमा देखना आता है, हम मैक्सिमा क्यों देखते हैं? मिनिमा देखना था, मैक्सिमा क्यों देखना? देखो क्या हो रहा है ना, अच्छा मिनिमा ही लिखा ना मैंने, हाँ मिनिमा और ये मैक्सिमा. देखो क्या है ना, पैटर्न को आप समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कोई भी सोर्स रखा, लेट्स हमारे पास ये सोर्स रखा है और यहाँ पर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगाया और ये स्क्रीन लगाया, तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन होने वाला है, डिफ्रैक्शन का पैटर्न बनने वाला है. अच्छा डिफ्रैक्शन को हम लोग क्यों यूज करते हैं और इंटरफेरेंस वगैरह क्यों नहीं यूज किया? तो रीजन की था कि इंटरफेरेंस में सब पॉइंट की बराबर बराबर इंटेंसिटी आती है. तो जब उसका डिफ्रैक्शन लर्न कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे डार्कनेस आ जाती है, मिनिमा जीरो, मिनिमा की इंटेंसिटी जीरो होती है. तो हमको पता चलता है, इसको देख करके हम बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास. और अगर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट इसके क्लोज बाई रखा है, एस बहुत क्लोज है, जो कि हम अपने अनएडेड आई से नहीं देख पा रहे हैं. हालांकि दिखाने के लिए मैं दूर दिखा रहा हूँ, बट ये इतने क्लोज हैं कि अपने अनएडेड आई से हम लोग नहीं देख पा रहे हैं. सो अपने को लेंस या मिरर या फिर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रही है. तो ये क्या करेगा, इसका फिर से डिफ्रैक्शन बनाएगा और सेम स्क्रीन पे बनाएगा. अगर इसका भी इंटेंसिटी, इसका भी ब्राइट स्पॉट इसके ऊपर हो गया तो दो ब्राइट मिलकर के ब्राइट बनाएंगे, तो ब्राइट स्पॉट अपने को एक ही नजर आएगा. और अगर एक ही ब्राइट स्पॉट नजर आया तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स हमको तो इमेज दिखेगी है, और इमेज में हमको एक ही ब्राइट स्पॉट नजर आएगा, ओवरलैपिंग, इसलिए हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे इंस्ट्रूमेंट से भी देख करके. अगर इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ करता है कि दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमा को शिफ्ट करता है ऐसा, और इसका सेंट्रल मैक्सिमा का जो स्प्रेड है, इसका सेंट्रल मैक्सिमा का स्प्रेड कहीं थोड़ा सा भी ओवरलैप करता है, तो एज अ रिजल्टेंट हमको क्या दिखेगा, एक कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ब्राइटनेस स्प्रेड दिखेगा. फिर भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि दो अलग अलग लाइट है कि एक ही लाइट है. लेकिन अगर आप ये समझो कि अगर एक का मैक्सिमा इसके मिनिमा के जस्ट ऊपर चला गया होता, जस्ट ऊपर चला गया होता, तो लाइट का स्प्रेड स्क्रीन स्क्रीन पे कैसा दिखता, ब्राइट, फिर सडन एक डार्क दिखता, फिर से ब्राइट दिखता. तो ये जो सडन डार्क आया ना, इसने ये बात क्लियर कर दी कि ये किसी दूसरे इमेज ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा है और ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा है. इसका मतलब हमारे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं.
तो उसको अलग करने के लिए क्या हमको इस सेकंड का सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट के मिनिमा या एक का मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा तक लेके जाना है और मिनिमा को क्रॉस करवाना है। ये रफली मैंने एक्सप्लेन किया सो दैट कि अपने को दो ब्राइट स्पॉट्स नजर आएंगे, बीच में एक डिम नजर आएगा, तो ब्राइटनेस के बाद लाइट थोड़ा सा डिम होगा फिर अलग होगा तो दो सोर्स नजर आ जाएंगे। इसका मतलब है इनको इनकी इमेजेस डिस्टिंग्विश्ड हो गई। दैट मीन्स ये इंस्ट्रूमेंट इन दोनों को सेग्रीगेट करके दिखा पा रहा है। अगर ये कंटिन्यूअस ब्राइटनेस रहेगी, कंटिन्यूअस स्प्रेड ब्राइटनेस रहेगी दोनों के ओवरलैपिंग से, तो हमको नहीं पता चल पाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है या दो ऑब्जेक्ट है, मर्ज्ड है, ऐसा दिखेगा। और अगर उससे ज्यादा गैप आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, एक का ब्राइट यहाँ पर आ रहा है एक का ब्राइट यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा रहा होगा, इसका मतलब है कि उनको हम इजिली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। सर यहाँ पे जो एस एस डैश आपने जो दिया है वो मिनिमा ही है क्या, मतलब जो आपने को डिस्क्रिप्ट करना है? नहीं, एस एस डेस जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक एस ऑब्जेक्ट है एक एस डेस ऑब्जेक्ट है, दे बेसिकली आर सोर्सेस ऑफ लाइट। जैसे कि हमने आपको बताया था दो पॉइंट्स हैं क्लोज बाई, आप उनको माइक्रोस्कोप से देखते हो तो माइक्रोस्कोप उनको अलग अलग कब दिखा पाएगा, अगर ये क्राइटेरिया फॉलो होगा। तो ये एक हाँ सर, क्राइटेरिया है जो रैले ने बनाया है कि अगर ये क्राइटेरिया नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है वो आप माइक्रोस्कोप कितना भी यूज कर लो वो आपको अलग अलग नहीं दिखेगा। इसका मतलब आपको बेटर माइक्रोस्कोप लेके आना है। बेसिकली ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है कि आप कितनी बेटर माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप डिजाइन करो, उसकी रेजोल्यूशन पावर हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको और भी बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। सो ये एक थ्योरेटिकल क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया के बेसिस पर हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमको पता करना था ना कि कब किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विश कब हुआ है, वो अपने को बताना होता है। और भी अच्छे से बताएं तो देखो क्या होता है ना कि जैसे जब दो ऑब्जेक्ट्स दो पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर होंगे, जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाया पॉइंट को, तो आप देखो कि ये दो पॉइंट्स एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं बट पूरी तरह से डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। और अगर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के एग्जैक्टली ओवर होगा तो आपको बिल्कुल डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि क्या चल रहा है। और फिर ये डिफरेंस ऐसा भी आ सकता है, तो यहाँ पर भी हमको कुछ ऐसा दिख रहा है अलग अलग है बट क्या क्या उसको हम डिस्टिंग्विश बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। फिर एक ऐसा केस आ जाएगा कि एक इधर है एक इधर है, क्या इसको डिस्टिंग्विश बोलेंगे, तो इसको डेफिनेटली डिस्टिंग्विश बोलेंगे, इसको नॉन डिस्टिंग्विश्ड बोलेंगे। अब इसमें हमको कहाँ पर बाउंड्री रखनी है जिसकी बेसिस पे हम बोल सके कि यस ये डिस्टिंग्विश है, यस ये डिस्टिंग्विश नहीं है, वो क्राइटेरिया रेले ने दिया। और इस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बोलते हैं कि यस अब डिस्टिंग्विश है एंड देन आफ्टर इट्स नॉट डिस्टिंग्विश्ड। सो सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन should fall first minima of the second in what? In diffraction pattern. If it is the case, the instrument is said to be just resolving those images or objects. If it is more than that, it's easily resolving. If it is less than that, it's not. लेस देन का मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि अगर इसके ओवरलैप करेगा तो इसका मतलब दोनों के मैक्सिमाज ओवरलैप कर रहे हैं, नॉन डिस्टिंग्विशेबल है, यहाँ पर आएगा नॉन डिस्टिंग्विशेबल है, यहाँ पर आएगा डिस्टिंग्विशेबल है। सो अगर आपको समझ में आ गया ये थ्योरेटिकल पॉइंट था, तो फिर हम लोग क्विकली माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का क्या फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। एग्जाम में आएगा तो डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, उसके डीप पे नहीं जाएगा और अपने को याद रखना है। सो पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। सो किसी माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला और किन वैल्यूज पे ये डिपेंड कर रहा होता है। तो जो रिजॉल्विंग पावर की मैंने आपको डेफिनेशन बताया वो क्या होता है, ये एबिलिटी होती है इंस्ट्रूमेंट की कि क्लोज बाय ऑब्जेक्ट्स को कैसे सेपरेट इमेज बना सके। तो डेफिनेशन अभी भी वही रहेगी और डिफाइन कैसे कर देंगे मैथमेटिकली क्या फॉर्मूला होता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट वन है और इसके पास में बहुत क्लोज बाय एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। कैसे मैं दिखाऊं, एक ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये हमको अनएडेड आई से नहीं दिख रहा है,
कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, कितने भी क्लोज बाई क्यों ना रखो, अगर अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उनके बीच का सेपरेशन हम मेजर कर सकते हैं। लेट्स से ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन है डेल्टा डी। दैट मीन्स डेल्टा डी इज दैट सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर टू बी रिजॉल्व्ड, और ये मिनिमम है। इसका मतलब अगर एक अपने पास माइक्रोस्कोप है जो डेल्टा डी गैप के पॉइंट्स को, 1 और 2 पॉइंट्स को अलग अलग करके दिखाता है एज पर द रेले क्राइटेरिया, अलग अलग करके दिखाता है, तो इसका मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस है या मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल है जिसको हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे माइक्रोस्कोप से। इससे और भी कम सेपरेशन हो गया तो फिर वो माइक्रोस्कोप हमारा फेल हो जाएगा, दूसरा माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा। गॉट इट? सो डेल्टा डी इज द मिनिमम सेपरेशन जिसको हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा डी इज, इट इज minimum separation between points that can be distinguished, or लिख देते सीधे distinguished using a microscope. सो अगर एक माइक्रोस्कोप डेल्टा डी ही देख पाता है, जैसे कि डेल्टा डी में लेट्स से कि 1 माइक्रोमीटर हो गया, जो कि हम अपने अनएडेड आई से नहीं देख पा रहे थे, या फिर और भी 1 नैनोमीटर हो गया, जो भी डिस्टेंस है। तो अगर ये डिस्टेंस हमको पता है कि एक माइक्रोस्कोप कितना मिनिमम जा पाता है, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर डिफाइन की जाती है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज 1/डेल्टा टी। सो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज द रेसिप्रोकल ऑफ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स और टू बॉडीज दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द माइक्रोस्कोप इन लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग मीन्स कि उससे ज्यादा क्लोज बाई को वो नहीं रिजॉल्व कर पाएगा। सो एक तो ये पूछ सकता है कि किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, तो 1/डेल्टा डी के बराबर या डेल्टा एक्स या जो भी उसका नाम दो सेपरेशन का, उसके बराबर होता है। और इसको कैलकुलेट करके जब रेले क्राइटेरियन लगा करके माइक्रोस्कोप के लिए बनाया गया, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला आपको याद रखना, 2 म्यू साइन थीटा बाई लेम्डा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर एग्जाम, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। सो आपको म्यू थीटा लेम्डा के बारे में बताया जाएगा और रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप पूछा जाएगा। अगर वो डेल्टा डी दे देता है तो डायरेक्टली आप आंसर कर दोगे, और अदरवाइज आपको क्या करना होगा, उनकी वैल्यूज को निकाल करके, जो वैल्यूज दी होंगी उनको पता करके आप अपना आंसर बताएंगे। अब इसमें ये जो म्यू थीटा लेम्डा है ये क्या है, वो अपने को पता करना है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। जब कभी आप माइक्रोस्कोप यूज करते हो, तो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कोई भी होगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेट्स से कि इसी पे अगर मैं बनाता, तो अगर आप माइक्रोस्कोप यहाँ पे यूज करोगे तो कुछ ऐसा, यहाँ से माइक्रोस्कोप ऐसा स्टार्ट होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, और ये ऑब्जेक्ट है, इनके बीच का ये जो मीडियम है, क्योंकि लाइट रे यहाँ पे ट्रैवल करने वाली है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप। सो जहां पर म्यू है, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम between object and objective. You remember the objective? That's the name of the lens which is in the front of a microscope. So refractive index of medium between object and objective of microscope. जनरली हम लोग एयर पे बात कर रहे होंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और अगर हम वाटर पे होंगे या किसी और मीडियम पर होंगे तो म्यू आपको दिया जाएगा, उसका आपको यूज करना है। वेवलेंथ के बारे में, तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, जिस लाइट, जो लाइट आ रही होगी
अगर रेड ऑब्जेक्ट है देन यू विल फाइंड कि रेड लाइट आ रहा होगा एंड ऑल दैट. तो वेवलेंथ ऑफ लाइट वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि रिजॉल्विंग पावर कितनी है. और इसके बाद एक टर्म होता है थीटा. थीटा के बारे में भी समझ लेंगे. तो उसके लिए थीटा को बताने के लिए अपने को फिगर बनानी पड़ेगी. सो लेट्स से कि एक ये पॉइंट था हमारे पास, ये एक पॉइंट था. 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जैसा कि वहां पे बनाया था. और इनको हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए एक माइक्रोस्कोप यूज कर रहे थे. सो अगर माइक्रोस्कोप को मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा आएगा. माइक्रोस्कोप का ये जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, और उसके आगे अभी कहानी होगी. तो इसके अंदर क्या है वो अपने को भी फोकस नहीं करना. ये माइक्रोस्कोप है. सिंपल वाली भी हो सकती है, कंपाउंड वाली भी हो सकती है. फिर आप देखो कि किसको इससे ज्वाइन कराओगे. ये सेंटर लाइन ले लेते हैं. और ये दोनों ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज बाय थी. तो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस हमने यूज कर लिया या फिर जो लाइन ज्वाइनिंग दोनों को यूज कर लिया, सो उनमें से कोई भी एक कितना एंगल बना रही होती है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं. दैट मीन्स इफ वी ड्रॉ दिस लाइन, तो अब बोलोगे कि ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये वाला पोर्शन. ये ऑब्जेक्टिव है. और इसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमको चाहिए होता है जो कि म्यू है. और वेवलेंथ भी लाइट की हो जाएगी. दूसरा ये माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे लिख देता हूँ. पूरा बनाया नहीं प्रॉपर, बट समझने के लिए काफी है. सो ये जो एंगल बनता है, दिस इज एंगल सबटेंड बाय द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव. हाँ, सो ये एंगल को हम थीटा बोलते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी थीटा. सो थीटा को मेजर करेंगे तो वो साइन थीटा बताएगा. वेवलेंथ मेजर करेंगे और म्यू को मेजर करेंगे. सो थीटा को कैसे लिख सकते हैं? एंगल मेड बाय one of object with the radius of objective. कॉपी कर लीजिए. वो आपको म्यू बताएगा, थीटा बताएगा, वेवलेंथ बताएगा, सब बताएगा. तो आप उसकी रिजॉल्विंग पावर बता सकते हो. यूनिट क्या होगा आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लो. यूनिट भी आपसे पूछा जा सकता है, वो भी आप बता सकते हो. इसके बाद अपने पास टेलीस्कोप का भी एक सिमिलर टाइप का फॉर्मूला है, उसको भी हम लोग याद कर लेंगे. और फिर दोनों में से कोई भी पूछेगा तो हम बता देंगे. सब निकल कैसे रहा इसका प्रूफ भी आप हायर लेवल पर कर सकते हो. प्रूफ करने के लिए रेले क्राइटेरियन को आपको यूज करना होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न को लेकर के. उसके बेसिस पर हम यहाँ पर इससे डिफ्रैक्शन पैटर्न पता करते हैं, और फिर उनके बीच का मैक्सिमम सेंट्रल मिनिमम वाला कंडीशन लगा करके इनके बीच का गैप पता करते हैं. उससे डेल्टा डी आता है, और उसी डेल्टा डी को हम रिवर्स करते हैं. यू सी की प्रोसेस क्या चलता है. और वो सारी चीजें इसके बीच में अपने काम की नहीं है. डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला याद करना होता है. हायर लेवल पे आप उनका प्रूफ देख सकते हो. उनका प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है. एक लास्ट पॉइंट है, इट विल टेक 4-5 minutes and it will be done then. That is the resolving power of telescope. So there is a similar formula for telescope's resolving power. और उसके लिए भी हम लोग रेले क्राइटेरियन यूज करते हैं, as simple as anything. सो जैसे कि आपने देखा कि ये जो माइक्रोस्कोप होता है ना, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो कितना कम से कम हम मेजर कर सकते हैं, वो उसका जस्ट रिजॉल्विंग पावर होता है. टेलीस्कोप का पर्पस आपको पता है कि टेलीस्कोप का पर्पस था कि दूर पर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं. अब अगर आपको याद हो तो वहां से आने वाली लाइट रेस का हम लोग एंगल मेजर किया करते थे. एंगुलर सेपरेशन मेजर करेंगे. सपोज कर लिए एक स्टार यहाँ पर है और एक स्टार यहाँ पर है, तो ये दो स्टार हमको अलग अलग दिखाई देंगे कि अगर तब हम जब ये एंगल डेल्टा थीटा के बारे में बात करेंगे या थीटा के बारे में बात करेंगे. तो अगर इनको हम ऐसा देख पाते हैं किस एंगल के लिए वो हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, तो ये एंगुलर सेपरेशन मेजर करते हैं. सो टेलीस्कोप से हम लोग एंगुलर सेपरेशन मेजर करते हैं, और वो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन जिससे हम दो
और ये जो स्पेशल बॉडीज हैं उनको हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं उसी एंगुलर सेपरेशन के रेसिप्रोकल को रिजॉल्विंग पावर बोलेंगे। तो जैसे वहां डिस्टेंस था, यहाँ पर एंगुलर सेपरेशन है, वहां पर लीनियर सेपरेशन था, यहाँ पर एंगुलर सेपरेशन है। सो डेफिनेशन कैसे जाएगी? अगर इस पिक्चर को मैं रिटेन करूं, हालांकि उतना अच्छा नहीं है बट काम चलेगा। सो आप ऐसा बोल सकते हैं, इट इज रेसिप्रोकल टू और रेसिप्रोकल ऑफ लिख सकते हैं, ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन between two distant object। दोनों डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्योंकि फार ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं, जिनकी इमेज whose images are just separated in a telescope। सो अगर टेलीस्कोप दो ऑब्जेक्ट्स जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके एंगुलर सेपरेशन जो कि मिनिमम एंगुलर सेपरेशन है, उनकी इमेजेस को अलग अलग दिखा पाता है। सो उस एंगुलर सेपरेशन के रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं, दैट इज रिजॉल्विंग पावर। सो वहां से अपने को रिजॉल्विंग पावर के बारे में पता चलता है। और ये जो डेल्टा थीटा है, इस डेल्टा थीटा का जो फॉर्मूला आता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको आपको याद रखना है, दैट इज 1.22 लैम्डा डिवाइड बाई ए। अब ये क्या है और कैसे कैसे आता है, दैट्स नॉट अ कंसर्न इफ यू आर इंटरेस्टेड ऑन दैट। सो आफ्टर लर्निंग फिजिक्स फॉर जेई आप उस पर रिसर्च कर सकते हो। अगेन जो लैम्डा यूज किया है, दैट्स वेवलेंथ ऑफ लाइट, सिंपल है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो कौन से कलर की लाइट आप यूज कर रहे हो, सारा कुछ उस पर डिपेंड करेगा। और जो ए है ये अपर्चर कहलाता है, दैट मीन्स डायमीटर। और जो टेलीस्कोप का फ्रंट वाला होता है ऑब्जेक्टिव, उसका डायमीटर होता है। सो आप ऐसे याद रख सकते हो, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव और डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। सो आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप का डायमीटर बताएगा, रेडियस बताएगा, तो वहां से पता करेंगे। और दूसरा अपने को ये पता चलेगा वेवलेंथ, तो हम डेल्टा थीटा निकाल सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो अपने को रिजॉल्विंग पावर पता चल जाएगी। ये अपने काम की चीज है, कॉपी कर लीजिए। सो अभी आपका डिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट। डिफ्रैक्शन में हम लोगों ने केवल फ्रॉनहोफर को ही फोकस किया क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ द योर सिलेबस, और उसके अलावा भी बहुत सारे वो सच नहीं है। देन आफ्टर जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो पोलराइजेशन है। आज मैंने पोलराइज नहीं पढ़ाया, इसको थोड़ा सा फास्ट करता तो पोलराइजेशन भी थोड़ा कवर हो जाता है, छोटा सा टॉपिक है। सो आफ्टर टेस्ट हम लोग पोलराइजेशन को कैच करेंगे और पोलराइजेशन के बाद मॉडर्न फिजिक्स पर चले जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड दैट्स ऑल। आपका टेस्ट पेपर में कहाँ तक आएगा, डिफ्रैक्शन तक आएगा, ये रिजॉल्विंग पावर बताया नहीं है था अभी तक, तो क्वेश्चन नहीं रखेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट पेपर उसको डाल देंगे। Okay, if there is any quick query, then you can ask. Otherwise, that's done for the day. Okay, thank you then. All the best for the upcoming test.